influence in Jahangir's court, Zabt and Zamindars, and the Akbar's policies. We have discussed till here. Now, the Mughal Empire in the 17th century and after is our next topic. 17th century में मुगल एम्पायर कैसा था और उसके बाद में 17th century के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए मुगल एम्पायर में. That's we are going to discuss in this topic. मैम. Yes. मैम आपने दिल्ली सुल्तान का खिलजी एंड तुगलक का जो दिया है वो नोटबुक में करना है. उत्कर्ष बेटा उसके बारे में अभी हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे. ओके, पहले चैप्टर कंप्लीट करें. Yes, this is the topic, the Mughal Empire in the 17th century and after. The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to a great economic and commercial prosperity. जैसा हमने देखा मुगल एम्पायर के क्या पॉलिसीज थे, किस तरह से टैक्सेस लिए जाते थे, सब चीजों के बारे में हमने इसके बाद इस चैप्टर में डिस्कस किया. तो जितना भी whatever the administrative and military work done by Mughal Empire led the subcontinent to a great economical and commercially prosperous. यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री वर्क मुगल्स ने यहाँ पर किया इस सबकॉन्टिनेंट में, इसकी वजह से ये जो सबकॉन्टिनेंट है ये इकोनॉमिकली एज वेल एज कमर्शियली बहुत ही प्रॉस्पेरस हुआ. यानी इसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, बहुत समृद्ध राष्ट्र बन चुका था ये. International travelers described it as the fabled land of wealth. यानी दूर से जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते थे, जब भी वो यहाँ ट्रैवल करते थे, विजिट करते थे, वो इसे क्या कहते थे? fabled land of wealth. fabled का मतलब होता है किस्से कहानियों में जो हम सुनते हैं ना कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश. तो जब हम ये वर्ड यूज करते हैं सोने की चिड़िया, तो हम सोचते हैं हर चीज क्या वहाँ पे सोने की होगी. तो मतलब किस्से कहानियों में जो बड़े बड़े पैसों वाले जो रईस देश हमने सुने हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका कंपैरिजन किया जाता है. तब जब मुगल एम्पायर यहाँ पे सेटअप था. But these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. The inequalities were glaring. यानी अब ऐसा हुआ कि मुगल एम्पायर में जो भी लोग थे, यानी जो छोटे मोटे पोस्ट पे थे या फिर हम कहें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में या पॉलिटिकल वर्क में इन्वॉल्व थे, वो तो हमेशा उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था. लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ की प्रजा थी, उसमें दलित्स भी थे, उसमें रूरल लोग भी थे, गांव के लोग भी थे, तो वहां पर पॉवर्टी यानी गरीबी देखने को भी मिलती थी. यानी एक तरफ जो रईस है वो बहुत ज्यादा रईस हो रहे हैं और जो गरीब है वो बेचारे और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, उनका कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया. तो इसको भी इस चीज को भी जो ट्रैवलर्स थे, जो विजिटर्स थे, उन्होंने नेग्लेक्ट नहीं किया. उनको दिख रही थी कि इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा वहां पर थी. Documents from the 12th year of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in number out of a total 8,000. यानी शाहजहां के रीजन में, शाहजहां के काल में क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, उसमें ये डिस्क्राइब है कि टोटल शाहजहां के रीजन में 8,000 मनसबदार वर देयर. कितने थे? 8,000 मनसबदार, जिसमें से सिर्फ 445 मनसबदार ऐसे थे जिनको एक हाई रैंक दिया गया था. या फिर ऐसा हम कहें कि 8,000 का सिर्फ 5.6% मनसबदार ऐसे थे जिनको की टोटल रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रेवेन्यू वो अपने एम्पायर से एज अ सैलरी कलेक्ट कर पा रहे. हमने मनसबदारी सिस्टम पढ़ा, हमने जब्त पढ़ा, जमींदार पढ़ा, सब कुछ हमने एज ऑन पेपर पढ़ा. लेकिन रियलिटी क्या थी कि 8,000 मनसबदार में से सिर्फ 445 मनसबदार ऐसे थे जिनको सफिशिएंट रेवेन्यू मिल पा रहा था ताकि वो अपनी जो मिलिट्री है या सोल्जर्स हैं उनको सैलरी दे पाए, एज वेल एज उनके खर्चे जो है उन्हें उठा सके. ठीक है, तो 445 is only the 5.6% of the total number of mansabdars who received 61% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. Troopers means soldiers or their armies. यानी अब किसी भी एरिया में जस्ट सपोज यहाँ के मनसबदार है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, तो यहाँ से जितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू उन्हें कलेक्ट करना है उसमें से सिर्फ 61.5% रेवेन्यू ही इनको मिल पाता था.
किस लिए? फॉर इनके खुद के खर्चे भी प्लस इनकी जो आर्मीज है उन्हें मेंटेन करने के लिए। तो यानी जैसा हम पढ़ते कि कोई कानून जो है वो ऑन पेपर तो बहुत ज्यादा, उसमें हम उस कानून को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि हाँ शायद अब यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू होगा, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे उसकी रियलिटी देखते तो रियलिटी हमें कुछ और ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनकी रियलिटी भी कुछ इस तरह की थी। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. अब जो मनसबदार थे मुगल एम्पायर्स के, वो क्या करते थे? अब इनको जो रेवेन्यू मिलता था, जो सैलरीज मिलती थी, वो किस पे खर्च होती थी? गुड्स पे। उनकी जो भी ग्रेट डील यानी उनके जो खर्चे होते थे वो अलग, और जो भी सामान वगैरह वो सप्लीमेंट्स जो खरीदते थे उन पे इनका जो सैलरी है उसका खर्चा होता था। This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produces. Now here you can see कि poverty जो है वो मुगल एम्पायर में कैसे होती थी। जो भी एक्सपेंडिचर, जैसा भी हमने देखा कि मनसबदार जो है वो अपने लिए प्लस अपनी आर्मी के लिए जो भी सामान चाहिए होता था खाने पीने का, या जो भी एसेसरीज उनको चाहिए होती थी वो खरीदेंगे। अब वो कहाँ से खरीदेंगे? ऑब्वियसली किसी क्राफ्ट पर्सन से, किसी आर्टिस्टियन से, या किसी पीजेंट से। इनसे ये लोग सामान खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको पैसा मिलेगा बदले में। जब आप अगर कोई सामान खरीद रहे हो ऑब्वियसली यू विल गिव देम मनी, उसको पैसा मिलेगा। अब जो पीजेंट्री है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मोस्टली जो दलित होते हैं वो काम करते थे किसी जो रूरल इलाइट है उसके लैंड पे। ठीक है, तो अब अगर कोई भी किंग या फिर कोई भी मनसबदार है जो गुड्स खरीदेगा, जैसे सपोज हम क्रॉप्स का ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर उसे अनाज खरीदना है, ठीक है, जैसे सपोज ये है कोई मनसबदार, ओके, और ये है कोई रूरल इलाइट जिसको हम लोकल चिमनियन बोल सकते हैं। ठीक है, जो इस किसी विलेज में बहुत ही अमीर होगा, जिसके पास कुछ बहुत ज्यादा जमीन वगैरह हो, लेकिन यहाँ पे काम कौन कर रहे हैं? दलित। लेकिन ये जो मनसबदार है, इससे अगर अपनी आर्मी के लिए अनाज चाहिए तो किससे खरीदेगा? इससे खरीदेगा, क्योंकि इसका जितना भी प्रोडक्शन होगा वो कौन रखेगा? लोकल चीफ्टेन रखेगा, अपने पास रखेगा। यानी इसको क्या फायदा होगा? ये जो ग्रुप था, जो दलित पीपल थे, जिन्होंने सच में यहाँ पे बहुत काम किया, खून पसीना करके यहाँ पे पूरी सिंचाई की, सब कुछ किया, लेकिन इसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि जो अमीर है वो तो और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ओके, but the scale of revenue collected left very little for investment in the hands of primary producers. ये है primary producers. Okay, the peasants and the artisans. The poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools, supplies to increase productivity. यानी अब ये जो पुअर लोग हैं ये इतने ज्यादा पुअर हो जाते हैं कि ये अपना जो पैसा है यानी अपना पेट भर पाना भी इनके लिए मुश्किल था। साथ ही साथ अब ऑब्वियसली अगर ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो इनको कभी ना कभी कुछ टूल्स चाहिए जिससे कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, लेकिन ये अपना पैसा, इनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं कि ये इन सब चीजों में, रिसोर्सेज में क्या कर सके? इन्वेस्ट कर सके। ओके, the wealthier peasantry and artisan groups, the merchant and banker profited in this economic world. यानी फायदा किसको हो रहा है? जो wealthier peasantry है। wealthier peasantry कौन होंगे? ये लोग जो wealthy persons है, जो रूरल इलाइट्स है उस एरिया के। ठीक है, आर्टिस्टियल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स मींस जो ट्रेडर, जो बिजनेस करते हैं, बैंकर्स, इन्हीं लोगों को क्या हुआ? इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में प्रॉफिट हुआ। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elites made them extremely powerful group of people in the late 17th century. Now what happens? मुगल इलाइट जो थे, जो बहुत ही ज्यादा, अब मुगल एम्पायर में भी अलग अलग पोस्ट पे लोगों को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, कोई रेवेन्यू कलेक्टर है, कोई किसी आर्मीज की मेंटेनेंस को देख रहा है, तो अलग अलग पोस्ट पे जो लोग थे, जो वेल्दी, जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो गई, जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, वो बहुत ही लोगों का एक अलग से ग्रुप बन गया।
जो कि बहुत ही पावरफुल था। लेट 17th सेंचुरी तक ये लोग क्या हुए, बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगे। जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे जब खत्म होने लगा, तब ये लोग, कौन लोग, ये जो मुगल इलाइट्स थे, जो मनसबदार थे, ये सब क्या हुआ, ये बहुत ही वेल्दी और रिसोर्सफुल और पावरफुल बनने लगे। As the authority of the Mughal Empire slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the region. यानी इन्होंने जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, जैसे मुगल सत्ता खत्म होने लगी, इन्हें आभास हो गया था कि अब जो मुगल रूलर है उनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये अपना शासन जो है अच्छे से कर सके। इनके जो सर्वेंट्स थे, जो वैसे ही बहुत वेल्दी पर्सन थे, इन्होंने अपने आप को क्या किया, और पावरफुल करना शुरू कर दिया और अपने रीजन पे क्या किया, इंडिपेंडेंटली राज करना शुरू किया। They constituted new dynasties. इन्होंने न्यू डायनेस्टीज बनाना शुरू किया and held command of provinces like Hyderabad and अवध। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हैदराबाद और अवध का, कि यहाँ पर इन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या किया, खुद की न्यू डायनेस्टीज बनाई और अपने अलग अलग एरियाज पे भी कब्जा करना शुरू किया, जैसे हैदराबाद और अवध। Although they continued to recognize the Mughal Empire in Delhi as their master, by the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identity. यानी इस टाइम पीरियड तक ऐसा हुआ कि हालांकि वो न्यू डायनेस्टीज बना रहे थे, वो अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करना भी उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया था, किन्होंने, मुगल एलाइट्स ने। लेकिन फिर भी अभी भी वो यही मानते थे कि हाँ, मुगल एम्पायर जो है, जो दिल्ली में है, वही उनके मास्टर है। यानी उन्हें ये बताते थे कि नहीं, हम आपकी अथॉरिटी में हैं, हम आपको मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रीजन में वो पावरफुल बनते जा रहे हैं। ओके, सो दिस वाज the scene of the Mughal Empire in the 17th century and after. By the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. यानी धीरे धीरे 18th century तक क्या हुआ, अलग अलग जो provinces थे, अलग अलग जो areas थे, वहाँ के empire क्या हुए, independent होने लगे और वहाँ के अलग political identities भी बन गई। इसके बारे में हम chapter 10 में और ज्यादा डिटेल में read करेंगे। Now next there is a view box in your textbook, kings and queens. हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ा, हमने मुगल एम्पायर के भी बारे में भी पढ़ा, लेकिन ये मुगल एम्पायर जो दिल्ली सल्तनत थे, दे आर बेसिकली रूलिंग ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पर इन्होंने जो कुछ रीजन्स थे, इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल किए। लेकिन उस टाइम वर्ल्ड में और भी तो एरियाज थे, इंग्लैंड था, स्पेन था, टर्की है, तो क्या वहां पर कोई राजा या कोई रानी रूल नहीं कर रहे? तो ऐसा नहीं था। सेम टाइम पे जब हम अकबर की स्टोरी पढ़ते हैं, उसी टाइम पे इंग्लैंड में भी किसी न किसी का राज होगा, वैसे ही स्पेन में भी किसी का राज होगा, टर्की पे भी किसी का राज होगा। तो ये जो पैरा है, ये इसी के बारे में हमें बताता है। There were several great monarchs, all near contemporaries in different parts of the world in the 16th century. यानी 16th century में और भी बहुत great जो rulers हैं वो रहे हैं। These includes the ruler of Ottoman Turkey, Sultan Suleiman, 1520 to 1566। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ओटोमान तुर्की के सुल्तान जो है, जिनका नाम क्या है, सुलेमान। ये बहुत ही ग्रेट रूलर रहे। कहाँ के? ओटोमान, एक जगह का नाम है टर्की में, ओके, और सुल्तान का नाम क्या है, सुलेमान। During his rule of Ottoman state expanded into Europe, seizing Hungary and besieging Austria। यानी इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ, इन्होंने यूरोप तक अपना एरिया जो है, एम्पायर जो है, एक्सपेंड किया। हंगरी एक जगह का नाम है, उसे भी सीज कर लिया, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को भी क्या किया, कैप्चर कर लिया। His armies also seized Baghdad and इराक। सुलेमान की जो आर्मीज थी, उन्होंने बगदाद को और इराक को भी अपने कैप्चर में कर लिया। Much of North Africa all the way into Morocco acknowledged Ottoman authority। यानी नॉर्थ अफ्रीका से लेकर मोरक्को तक का जितना भी एरिया था, वो सभी जो ओटोमान की अथॉरिटी है उसे एक्सेप्ट करने के लिए या उसे मानने लग गए थे कि सच में सुलेमान जो है वो एक बहुत ही ग्रेट रूलर है, जिन्होंने मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। सुलेमान also reconstructed the Ottoman Navy। सुलेमान ने क्या किया, ओटोमान की जो नेवी है, नौसेना है, उसका भी रिकंस्ट्रक्शन किया। Its domination over the Eastern Mediterranean brought the navy into competition with
स्पेन, यानी इनका जो डोमिनेशन था, सुलेमान का जो डोमिनेशन था, इसकी वजह से क्या हुआ, स्पेन जो है वो इनका कॉम्पिटिटर बन गया। ठीक है, ऑब्वियसली सुलेमान इज डूइंग वेल इन हिज एम्पायर, अपने एम्पायर में बहुत अच्छे काम कर रहे थे। उन्होंने नेवी का रिकंस्ट्रक्शन किया, रिकंस्ट्रक्शन मतलब ऑब्वियसली इसे और ज्यादा बेटर किया होगा, और इसी बेटरमेंट की वजह से स्पेन जो है उनका कॉम्पिटिटर बन गया। In the Arabian Sea, it challenged the Portuguese. The monarch was given the title of Al-Quinin, the lawgiver, because of the large number of regulations passed during his region. Now what happens? Arabian Sea में जो पोर्टुगीज थे, यानी पुर्तगाल जो थे, वो भी इनको चैलेंज किया, यानी वो भी इसके क्या बने, कंपटीटर बन गए थे। The monarch was given the title. अब जो सुलेमान थे उन्हें एक टाइटल, उन्हें एक नाम दिया गया, क्या नाम था, लॉ गिवर या फिर अल यूनानी। अल यूनानी का मतलब हुआ जो कानून बनाता था। ठीक है, उनके बीच में उनका जो काल था, शासन काल, उसमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए थे सभी के फेवर में। These were, that is why he was awarded with this title. These were aimed to standardize their administrative procedures throughout the expanding domains of the empire and specifically to protect the peasantry from forced labor and extraordinary taxes. अब ये जो भी rules and regulations जो सुल्तान सुलेमान ने बनाए, ये इनका एम क्या था? इनका एम था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज करना, और साथ ही साथ जो भी एक्सपैंड ये कर रहे हैं अपने एरियाज को, उन्हें मैनेज करना, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो पीजेंट्स थे जिनसे फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था। फोर्स्ड लेबर का मतलब है कि जो पीजेंट्स है उन्हें जबरदस्ती काम भी करवा रहे हैं, प्लस उनको सैलरी भी नहीं दे रहे, यानी बिना पैसों के उनसे काम करवाना, और साथ ही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस जो पीजेंट से लिए जाते थे फोर्सफुली, उसे भी बंद करवाना। तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली इन चीजों के लिए बनाए जाते थे। Later in 17th century, when public order declined in the Ottoman domains, the region of Suleiman Tunani was remembered as a period of idle governance. यानी 17th century के बाद जब पब्लिक ने जब सुलेमान का जो रीजन है वो खत्म होने लगा, वो डेक्लाइन होने लगा, तो जो लोग थे उन्होंने उनको किससे याद किया कि जो सुलेमान का टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड तक उन्होंने राज किया, वो एक आइडल गवर्नेंस का टाइम था, यानी आदर्श पीरियड था। जैसे अकबर का हमने पढ़ा, इतने सारे मुगल एम्पायर्स के बारे में हमने पढ़ा, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अकबर ने जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जो भी रूल्स बनाए, वो बाकियों से काफी अच्छे थे। तो हम कह सकते हैं कि वो पीरियड जो था एक आइडल गवर्नेंस का पीरियड था, यानी जिन्होंने आदर्श राज किया, सबके साथ इक्वालिटी की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस नहीं किया, पीजेंट्री का पूरा ध्यान रखा। ठीक है, तो जब सुलेमान का डिक्लाइन हुआ इनका टाइम पीरियड, तब इनके टाइम पीरियड को रिमेंबर किया गया एज अ पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट किंग्स एंड क्वींस, वी कैन से कंटेम्पररी किंग्स एंड क्वींस, जो कि साथ ही साथ चल रहे थे, यानी एक सब कॉन्टिनेंट में किसी और रूलर का राज है, किसी और सब कॉन्टिनेंट में कहीं और किसी रूलर का, किसी किंग का राज होगा, तो इनमें क्या डिफरेंसेस थे ये भी हमें देखना है। Find out more about Akbar's and other contemporaries. Other contemporaries कौन है अकबर के? The ruler of England, Queen Elizabeth, the Safavid ruler of Iran, Shah Abbas, and the more controversial ruler, Russian ruler, Tsar Ivan IV, जिसको कहा गया है वेसिलिएविच, ओके, जिसको टाइटल दिया गया था इवान द टेरिबल। So these were few kings who were contemporary to Akbar. ओके, इनके बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, हियर वी एंड दिस चैप्टर, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।